जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसने कई बड़े सवाल तो खड़े किए हैं। 5 बड़ी बातें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शेख हसीना पिछले 25 घंटों से भारत में मौजूद हैं। जिस प्लेन में वो आई थी वो प्लेन हालांकि अब बांग्लादेश के लिए रवाना हो चुका है, बांग्लादेश जा चुका है। एक और अहम बात आपके सामने, जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, ढाका में आज भी हिंसा का दौर देखने को मिला है। कई मंत्रियों के घर पर आगजनी की घटना हुई है, उनकी घर को आंदोलनकारियों ने फूंक दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कई जेल तोड़ दिए हैं, कुख्यात आतंकी तक उसमें से फरार हो गए। कई जगहों पर पुलिस पर हमला किया गया, सेना के जवानों को भी निशाने पर लिया गया है। यह भी एक बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। इसके अलावा एक और अहम बात मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में संसद भंग, यानी पूर्व पीएम खालिदा जिया भी रिहा हो गई हैं। तो अंतरिम सरकार की प्रक्रिया किस तरीके से अब शुरू हो गई है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन सब के बीच दिल्ली में बांग्लादेश की स्थिति पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई। सभी दलों ने एक सुर में कहा कि वो इस मसले पर सरकार के साथ हैं, यानी भारत सरकार का जो भी फैसला होगा, हर पार्टी के नेता का यह कहना था कि उसमें हम साथ हैं। अब आइए आपको श्रीन के पास लिए चलता हूं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर अभी भारत में हैं और खबर यह भी मिल रही है कि कुछ दिन अभी वो भारत में ही रह सकती हैं। लेकिन इसी बीच एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है, वो ये कि बांग्लादेश में शेख हसीना की हत्या की साजिश रची जा रही थी और इसकी भनक शेख हसीना को लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने फौरन बांग्लादेश छोड़ दिया। ये तस्वीरें बीते बुधवार 31 जुलाई की हैं, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने भारत के राजदूत प्रयण वर्मा से मुलाकात की थी। शेख हसीना ये जानती थी कि उनकी जान खतरे में है। इस मुलाकात में सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इसका जिक्र भी किया था, जहां उन्होंने ये बताया था कि पीएम हाउस पर हमले के साथ उन्हें मारने की भी साजिश रची जा रही है। इसी बात की जानकारी प्रणय वर्मा ने दिल्ली सरकार को दे दी और उसके बाद से ही भारत की केंद्र सरकार लगातार बांग्लादेश को लेकर अलर्ट मोड में रही है। शेख हसीना ने कुछ महीनों पहले ही बड़े अंतर से विपक्षी पार्टियों को हार का स्वाद चखाया था, लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी कि देश के हालातों पर उनकी पकड़ इतनी जल्दी कमजोर हो जाएगी। बांग्लादेश में हुई इस उठापटक से पहले ही 3 दिनों का पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दिया गया था। इस बीच छात्रों का आंदोलन उग्र होता गया। तख्ता पलट की ताबूत में आखिरी कील रविवार को प्रदर्शनकारियों ने ठोकी, जब हिंसा और विरोध के बीच तकरीबन 98 लोग सरेआम मौत के घाट उतार दिए गए। शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय मिला। वो राष्ट्र को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। शेख हसीना ने भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा और उन्हें भारत आने की इजाजत मिल गई। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, 25 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया, शेख हसीना हिंदुस्तान में हैं। कब तक वो और रह सकती हैं और भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से कुछ पता चल पा रहा है इस पूरे मामले में कि क्या अगली रणनीति हो सकती है? कर दिया है that the onus and the complete onus is on Sheikh Hasina on what her next step will be, और ये मैं exactly वही बता रही हूँ जो उन्होंने कहा है। इसका मतलब है कि शेख हसीना ही फैसला लेंगी कि उनका अगला कदम क्या होगा, और वो जब केंद्र सरकार को बताएंगी उसके बाद केंद्र सरकार अपनी भूमिका उसमें बताएगा कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। फिलहाल उनकी सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि जिस बात को उन्होंने पहले भी कहा था कि उनकी जान को खतरा है, उसको ऐसा नहीं है कि अगर वो पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो गई हैं तो उनके जान को खतरा कुछ कम हो गया है। जबकि जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही हैं इस समय बांग्लादेश में, अगले कुछ घंटों में ही सरकार का अनाउंसमेंट होता दिख रहा है। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो सेना की बैठक हो रही है राष्ट्रपति भवन में, जहां पर एक खाका तैयार किया जा रहा है कि अगली सरकार में कौन कौन शामिल होगा और अगली सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी, जिसमें मोहम्मद यूनुस का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि छात्र संगठन अभी तक उसी पर आमदा है कि जब तक उन्हें वहां पर अंतरिम सरकार को लेकर आखिर क्या कुछ और हो रहा है, इस पर आप नजर रखिएगा। फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन ढाका विद्रोह पर
अब तक क्या कुछ हुआ है, जरा ये जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि अब तक बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ। देखिए, शेख हसीना जो इस वक्त भारत में मौजूद हैं, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब वो भारत में ही है। अभी आगे क्या होगा इसे लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। और इसी के साथ अगली जानकारी है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर कल ही उनका जो विमान है वो लैंड किया था और तब से वो वहीं पर मौजूद है शेख हसीना। सोमवार दोपहर 2:30 बजे बांग्लादेश से वो निकली थी भारत के लिए और उसके बाद वो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंची। लेकिन इससे ठीक पहले यानी कि सोमवार की ही दोपहर 1:30 बजे उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने का फैसला लिया। ढाका की सड़कों पर अभी भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं। हिंसा जहां तहां जारी है। प्रदर्शनकारी लगातार वहां पर हिंसा कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री निवास में भी प्रदर्शनकारी घुसे और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। जिसके हाथ जो लगा वहां से लेकर निकला है। सेना अंतरिम सरकार बनाने की हालांकि मुमकिन कोशिश कर रही है। बैठकें हो रही हैं कई संगठनों के साथ, कई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये बैठकें अब भी जारी हैं, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई भी ठोस कदम अभी तक तो उठाया नहीं गया है। देखिए, विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश पहले ही दे दिया गया था और अब उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया है। बांग्लादेश के 27 जिले ऐसे हैं जो हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। जगह जगह हिंसक घटनाएं, प्रदर्शनकारी उन्हें अंजाम दे रहे हैं। जेल से कई खूंखार आतंकवादी भी भाग निकले हैं। उनके भी बाहर निकलने के बाद अब चिंताएं बांग्लादेश की स्थिति को लेकर और ज्यादा बढ़ गई है। इतना बड़ा अंतर विरोध है, कितनी बड़ी त्रासदी है कि जिनकी वजह से बांग्लादेश एक मुल्क के तौर पर वजूद में आया, उनकी वहां पर बेइज्जती जबरदस्त तरीके से देखने को मिली। बंग बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है, शेख हसीना के जो पिता थे। और ऐसे में जो तस्वीरें नजर आई हैं वहां सड़कों पर, जिस तरह से उनकी प्रतिमा के साथ किया गया, जाहिर तौर पर इससे बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जिस शख्स ने मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान पर खेलकर जिसने देश को पाकिस्तान से आजाद कराया, आज उसी राष्ट्रपिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति से बदसलूकी और शर्मनाक हरकतों से भरी तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है। उग्र आंदोलनकारी मूर्ति पर चढ़ गए, हथौड़ा ले जाकर पहले उसे तोड़ा। इतने से भी बात नहीं बनी तो उसे बुलडोजर की मदद से नेस्त नाबूद कर दिया। पल भर में कई फीट ऊंची मूर्ति बुलडोजर के कई वार के बाद मलबे में ढेर हो गई। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान बांग्लादेश बनने के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। 1971 से अगस्त 1975 तक वो देश के प्रधानमंत्री भी बने रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए ही उनकी हत्या कर दी गई। वो देश के संस्थापक नेता और अगुआ थे। मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। उत्पात यही नहीं रुका, भीड़ ने हसीना के परिवार के पैतृक घर और संग्रहालय में भी तोड़फोड़ की। शेख मुजीबुर रहमान की फोटो गैलरी को तहस नहस कर दिया। भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान म्यूजियम को भी आग के हवाले कर दिया और चंद घंटों की लपटों से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की सांस्कृतिक विरासत हमेशा के लिए खाक हो गई। विरोध की तस्वीरें 7 समंदर पार अमेरिका से भी आईं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बीएनपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दूतावास में घुसकर प्रदर्शन किया और वहां मौजूद शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया। तो बांग्लादेश इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है और ये आग कब थमेगी फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि अब आगे होगा क्या। तो हमारे पास जो जानकारी है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं, भारत में मौजूद हैं और अभी वो कुछ दिन भारत में ही रहेंगी, ऐसी जानकारी है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने को लेकर कवायदें जो हैं वो लगातार हो रही हैं। छात्र नेताओं को भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। जो बातचीत का दौर जारी है उसमें छात्र नेता भी शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सलाहकार बन सकते हैं सरकार के, इस पर लेकर जो है वो विचार अभी हो रहा है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। खालिदा जिया के बेटे हैं। जमात इस्लामी की भूमिका भी सरकार में बढ़ सकती है, ये भी जानकारी फिलहाल मिल रही है कि जमात इस्लामी की भूमिका जो है वो सरकार में महत्वपूर्ण रह सकती है। कट्टरपंथियों का बोलबाला सरकार में बढ़ेगा, जिस तरह से वहां पर उन्हें भी शामिल किया जा रहा है मुलाकात में। और हिंदुओं के लिए स्थिति वहां पर थोड़ी और खराब हो सकती है क्योंकि इस हिंसा में हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश,
शिरीन, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं, इसमें भारत को छोड़ दीजिए तो तमाम देशों में जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात हम लोगों के लिए है। मैं अपने दर्शकों को लिए चलता हूं, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी मौजूद हैं। उन्हीं से समझते हैं कि आशीष, क्या लगता है कि अंतरिम सरकार का कब तक वहां पर बांग्लादेश में गठन हो जाएगा और आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश के रिश्ते कैसे रह सकते हैं? अखिलेश, ऐसा लग रहा था कि कल रात को ही सामने आ जाता और कुछ टेंटेटिव सामने नाम आ भी गए थे और अब तकरीबन तय है कि आज रात या कल तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट बांग्लादेश में स्थापित कर दी जाएगी। भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि देखिए उसमें बीएनपी की बड़ी भूमिका होगी और जिस जमात इस्लामी की आप अभी बात कर रहे हैं उसको चंद दिनों पहले बैन किया गया था। सभी जानते हैं कि वो किस तरह का एलिमेंट है, टोटली ड्रिवन बाय पाकिस्तान, टोटली अगेंस्ट इंडिया। और बीएनपी जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, एक बार नहीं 2 बार, तब उन्होंने भारत के साथ क्या किया था ये कोई नहीं भूला अभी तक कि किस तरह से उनके इशारे पर उल्फा पनपा, कैसे नॉर्थ ईस्ट में भारत को कितना कुछ भुगतना पड़ा। उन्होंने उल्फा के खिलाफ एक्शन लेने तक से इनकार कर दिया था, खुला सपोर्ट था एक तरीके से। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए अब चिंताओं के दिन शुरू होने वाले हैं। शेख हसीना पर तमाम सवाल थे। इंटरनली लोगों में इस बात का बड़ा आक्रोश था कि उन्होंने जिस तरह से डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से सरकार चलाई थी, यहाँ तक कि जो इलेक्शंस हुए थे उसको भी कंप्लीटली रिग्ड कहा गया था, ऑपोजिशन का कोई स्कोप नहीं छोड़ा था, सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया करती थी। लेकिन कम से कम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये ज़रूर है कि खालिदा जिया एज ओल्ड फ्रेंड थी, कम से कम वो इंडिया के साथ संबंध बहुत अच्छा रखती थी। मुझे लगता है थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे और भारत को बहुत सोच समझ करके फूक फूक करके कदम उठाना पड़ेगा। नई रिजीम के साथ कैसा रिश्ता रखना है, इससे लेकर आगे क्या होती है। और चिंता की जो आप बात कह रहे हैं वो जायज है कि चिंता भारत की भी अब बढ़ रही है इस मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए। बांग्लादेश में अब तक जो कुछ हुआ है, तख्ता पलट के बाद अब जिस तरीके की वहां पर हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में जारी है हिंसा का दौर। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े नेताओं और मंत्रियों के घर में आगजनी हुई। ढाका की सड़कों पर आज भी जारी है बवाल। प्रदर्शनकारी चुन चुनकर सरकारी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। ढाका में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर में सोमवार को जो आग लगाई गई थी वो अब भी लगी हुई है। पार्टी दफ्तर से आज भी धुआं निकलता दिख रहा है। सोमवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करने के बाद पार्टी के दफ्तर को फूंक दिया था। ये तस्वीरें बांग्लादेश की संसद की हैं। मंगलवार की सुबह सैकड़ों प्रदर्शनकारी ढाका की संसद पहुंचे और वहां की सीढ़ियों पर बैठकर कब्जा जमा लिया। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में शेख हसीना की विरोधी पार्टी बीएनपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दूतावास में घुसकर प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ डाला। सोमवार की रात बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा कर रहे प्रदर्शनकारियों ने ढाका में शेख मुजीबुर रहमान की पीतल की बड़ी सी मूर्ति को गिरा दिया। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जनक रहे हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें ढाका के पास की हैं। दावा किया जा रहा है कि हिंसा करने वाले हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, घर में घुसकर हिंदुओं को खोज रहे हैं और हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने सोमवार की रात से ही हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। घर की बालकनी से बनाए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे उपद्रवी मंदिर में आग लगा रहे हैं। मंदिर के गेट को उपद्रवियों ने फूंक दिया। ये वीडियो चटगांव के नवग्रह मंदिर का है। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों के साथ बांग्लादेश का एक सैनिक दिख रहा है जो नारा-ए-तकबीर लगा रहा है। शेख हसीना के देश बदर होने से बांग्लादेश के सैनिक खुश दिख रहे हैं। ढाका और आसपास के इलाकों में सोमवार की पूरी रात प्रदर्शनकारियों ने बवाल मचाया। इस वीडियो को देखिए। उपद्रवियों ने कई इमारतों को आग लगा दी और जश्न मनाते दिखे। रात के अंधेरे में ढाका की सड़कों पर सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों ने गोलियां चलाकर दहशत का माहौल खड़ा कर दिया। सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी गोलियां चलाते हुए सड़क पर नजर आए।
ढाका में प्रदर्शनकारी न सिर्फ सरकारी इमारतों को निशाना बना रहे हैं बल्कि लूटपाट भी कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको हजारों की संख्या में नोट कुर्सी पर रखे हुए दिख रहे होंगे। असल में ये नोट उपद्रवियों ने लूटे थे, जिसे सेना ने बरामद किया। बांग्लादेश की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ उपद्रवी ही दिख रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, दुकानें बंद हैं और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रोड पर कब्जा किए हुए हैं। प्रदर्शनकारी न सिर्फ तोड़फोड़ कर रहे हैं बल्कि दुकानों में भी आग लगा रहे हैं। तो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, लगातार हर खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, एयर इंडिया की एक बार फिर से ढाका के लिए सेवा शुरू हो रही है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की विमान सेवा एक बार फिर से शुरू होने वाली है। दरअसल तमाम विमान सेवाएं रोक दी गई थी, जिस तरीके के हालात वहां बन गए थे, लेकिन एयर इंडिया की उड़ान शुरू होने वाली है। दिल्ली ढाका उड़ान बस कुछ ही देर में शुरू की जाएगी। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं। ढाका में ये प्रधानमंत्री निवास का वीडियो है। सोमवार को पीएम निवास में घुसकर लूटपाट के बाद का नजारा है। इस वीडियो में देखिए कैसे सैकड़ों की संख्या में लोग पीएम निवास में घुसे। उपद्रवियों ने यहां तोड़फोड़ भी की और पीएम निवास की सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया। सोमवार को जब प्रदर्शनकारी पीएम निवास में घुसे तो उन्होंने वहां पर आगजनी भी की। इस वीडियो को देखिए, उपद्रवियों ने घर और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। धू-धू कर जलते इस घर की दीवार पर आप शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी देख सकते हैं, जिसे आग के हवाले किया गया। अब इस वीडियो को देखिए जो सोमवार रात का है। प्रदर्शनकारी पीएम निवास में तब तक डटे रहे जब तक आग में सब कुछ जलकर खाक न हो गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पीएम कैंपस में हंगामा करते नजर आए, जिसको जो हाथ लगा वो लेकर निकल गए। अब इस तस्वीर को देखिए, दुनिया भर में ये तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें जिस शख्स को साड़ी पहने देख रहे हैं वो प्रदर्शनकारी है और इसने पीएम रही शेख हसीना की साड़ी पहन रखी है। लूटपाट के दौरान इसे ये साड़ी मिली। पीएम निवास से लूटी गई ये दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें एक शख्स बकरी लेकर जा रहा है, दूसरा शख्स मछली लेकर गया तो तीसरा पीएम निवास में पाले गए बत्तख को लेकर भाग निकला। ये बांग्लादेश की संसद के अंदर की तस्वीरें हैं। पूरी दुनिया में तस्वीर वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों का हुजूम संसद में घुस गया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने उन कुर्सियों पर कब्जा कर लिया जिस पर बांग्लादेश के चुने हुए सांसद बैठते हैं। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के बाबुल टावर के पास अपनी जीत का जश्न मनाया। सोमवार को न सिर्फ नारे लगाए बल्कि मिठाइयां भी बांटी। ढाका की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने का जश्न कुछ इस अंदाज में बनाया। इस वीडियो में आप हजारों की भीड़ को सड़क पर जुलूस निकालते देख सकते हैं। इस जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। सोमवार रात की ये तस्वीरें जिसमें प्रदर्शनकारी आतिशबाजी करते दिख रहे हैं। हजारों की संख्या में ढाका की सड़क पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने रात को जुलूस निकाला और पटाखे फोड़े। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, लेकिन देखिए वहां की आवाम ने अपने जनक की मूर्ति का क्या हाल किया। बाकायदा आगे पीछे से बुलडोजर लगाकर मूर्ति को तोड़ दिया गया और हजारों की भीड़ तमाशा देखती रह गई। ढाका की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ एक दिन पहले तक बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति लगी हुई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मूर्ति को तोड़ डाला। अब वहाँ सेल्फी पॉइंट बन गया है और लोग स्टैच्यू के चबूतरे के साथ सेल्फी ले रहे हैं।
बंगबंधु की एक और निशानी को बर्बाद होते देखिए। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने ढाका में शेख मुजीबुर रहमान की याद में बनाए गए मेमोरियल की मूर्ति को तोड़ दिया। ये ढाका में बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम की तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इस मेमोरियल को आग के हवाले कर दिया। ये ढाका के एक न्यूज चैनल के दफ्तर की तस्वीरें हैं। जरा देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों ने इस न्यूज चैनल की इमारत को निशाना बनाया और तहस नहस कर दिया। बांग्लादेश के ATN न्यूज चैनल का दफ्तर है। इसी न्यूज चैनल को शेख हसीना ने आखिरी इंटरव्यू दिया था। हिंसक भीड़ ने अवामी लीग के नेता शाहीन चकलंदर के जबीर इंटरनेशनल होटल को फूंक दिया। जब तक आग को काबू में किया जाता तब तक 24 लोगों की जान चली गई। शाहीन चकलंदर बांग्लादेश के जशोर जिले में अवामी लीग के महासचिव हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बहुमंजिला इमारत धू धू कर चल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शेख हसीना एक बार फिर से उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया है। तो शेख हसीना जो ऑलरेडी इस वक्त मुश्किल हालातों से जूझ रही हैं, अब अमेरिका की तरफ से उनको झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। अमेरिका से शेख हसीना को यह झटका उनके अमेरिका जाने पर भी अब संकट बन गया है। इस पर नजर रहेगी हमारी। ढाका विद्रोह की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर लाठी डंडे फेंक कर अपना विरोध जता रहे हैं। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ढाका विद्रोह की आइकॉनिक तस्वीर है। इस वीडियो में शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर प्रदर्शनकारी हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग एंगल से बना ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। ढाका में शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को छेनी हथौड़े से तोड़ने का ये वीडियो देखिए। 3-4 लोग मिलकर बंगबंधु की मूर्ति को तोड़ने में जुटे। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल प्रधानमंत्री निवास के बाहर का ये वीडियो है। इसमें प्रदर्शनकारी लुटेरे बनकर पीएम निवास से जो मिल रहा है उसे लेकर भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसके कई मीम बन रहे हैं। वीडियो में देखिए, कोई कुर्सी लेकर भाग रहा है तो कोई गाड़ी का टायर लेकर भाग रहा है। शेख हसीना जी के आप बेटे हैं, बहुत बहुत स्वागत एबीपी न्यूज में। आपकी माता जी से कुछ बातचीत हुई हो और अभी क्या और जानकारी आपको मिल पा रही है, किस तरीके के हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में? हाँ, हमारे माँ के साथ कल बात हुई थी, आज अभी भी नहीं हुआ। देश में सिचुएशन बहुत खराब है, लूटपाट चल रहा है सारा देश में। हमारे सब एमपी, हमारे बहुत एमपी को मारा गया है। हमारे बहुत मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर थे उनके घर को जला दिया हुआ। हमारे बंगबंधु का घर को, म्यूजियम को जला दिया। अब मंदिर पर, हिंदू के मंदिर पर अटैक चल रहा है। जी सर, जो कुछ वहां पर हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो बात बार बार आ रही है कि वहां पर विद्रोह हुआ है, सिर्फ यही वजह है या इसके पीछे कोई, आपको लग रहा है किसी और देश की कोई साजिश है, इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई विदेशी ताकत है? नहीं, मुझे लग रहा है श्योर विदेशी ताकत है। देखिए, जब ये कोटा प्रोटेस्ट चल रहा थी, हम तो, हमारे सरकार तो उनके दावी मान गया। बट एक रात था
जब यूनिवर्सिटी में कौन स्लोगन रात भला स्लोगन दे रहे थे, हम राजाकार, विच इज आप जो आप कभी जेरूसलम में ये स्लोगन दे जे आई एम नाज़ी, तभी लड़ाई शुरू हुआ। सो मुझे लग रहा है कि श्योर कोई ना कोई ये किया टू इंक्रीज द सिचुएशन टू। जी सर, एक बात और बताइए, चूंकि हर किसी की इसमें भी जानने में थोड़ी सी उत्सुकता है कि अभी शेख हसीना जी रहेंगी भारत में, हिंदुस्तान में, या फिर उनका कुछ लंदन वगैरह जाने का कोई कार्यक्रम है? इस तरह की जानकारियां कल सामने आ रही थी। नहीं, ये इधर कोई डिसीजन नहीं है अब तक अभी। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश में जो हालात अभी सर बने हुए हैं, वो चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं? क्या आपको लगता है कि इंटरिम गवर्नमेंट के आने से ठीक चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, पटरी पर हालात वहां के जो हैं आ जाएंगे? हम ये तो देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है, क्यों ये तो प्रोटेस्टर्स तो आपके पुलिस के ऊपर हमला किया। अब बांग्लादेश में पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस छोड़ दिया। सो पुलिस जब नहीं है, आप कैसे सिचुएशन कंट्रोल करेंगे? कोई भी सरकार आए। एक इंफॉर्मेशन ये भी निकल कर आई थी सोर्सेस के हवाले से, बांग्लादेश में भी कुछ लोग कह रहे थे कि इन सब के पीछे आईएसआई का हाथ है। मुझे श्योर लग रहा है जे आईएसआई का हाथ है। क्यों इधर जब ये मूवमेंट चल रहा है, इनके पीछे पुलिस के ऊपर हमला कर रहा थे विद बंदूक नहीं। अब स्टूडेंट्स के पास तो बंदूक नहीं है, बंदूक है आपके जमात इस्लाम शिविर के पास। सो उनको तो बंदूक कोई ना कोई दिया। ये श्योर आईएसआई दिया। आपको कोई चाइना कनेक्शन भी इसके पीछे नजर आता है क्या, कि मतलब कहीं से पर्दे के पीछे से चाइना का भी हाथ हो इसमें? नहीं, यहाँ चाइना का कोई हाथ नहीं है। चाइना कभी भी हमारे इंटरनल अफेयर्स में हाथ नहीं दिए। अच्छा, एक खबर यह भी आई है सर कि पाकिस्तान में कुछ जगहों पर लोग जश्न मनाते नजर आए, सेना ने भी। मुझे पता नहीं है जी। अच्छा, एक तस्वीर जो हम सभी को चौंकाती है, हम लोग भी देख रहे हैं इंडिया में भी, जिस तस्वीर को मुजीबुर रहमान साहब, जो जिन्हें वहां बंग बंधु कहा जाता है, जिनकी वजह से बांग्लादेश एक मुल्क के तौर पर वजूद में आया, उनकी प्रतिमा के साथ जो कुछ हुआ या फिर जो कुछ और चीजें नजर आई हैं, कौन इन सब के पीछे हो सकता है? ये फिर कोई आपके बीएनपी जमात जो बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस नहीं चाहा, वही होंगे। आप लोगों की भारत से क्या उम्मीद है सर ऐसे वक्त में? अब तो सिचुएशन बहुत कोई की हाथ में नहीं है। एक ही यह है कि अब बांग्लादेश में सिचुएशन कंट्रोल सिर्फ शेख हसीना और अवाम लीग करे हैं। सिर्फ अवाम लीग कर सकते हैं, बट ये सरकार तो अवाम लीग को गिरफ्तार कर रहे हैं। अवाम लीग को इलेक्शन भी करके देंगे कि नहीं, पता नहीं है। तो अवाम लीग बाद आप ये सिचुएशन ये कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। अच्छा, शेख हसीना गवर्नमेंट क्या वहां पर जो हालात बन चले थे उस मतलब इतने नाजुक हो जाएंगे, इस चीज को क्या भांप नहीं पाई थी सरकार? वहां पर असेसमेंट में कुछ गलती हो गई? क्यों इस तरीके के हालात बन गए कि निर्वासित होना पड़ा, मुल्क छोड़ना पड़ा शेख हसीना जी को? सिचुएशन था जो आपके स्टूडेंट्स जेहेतु सामने थे, हम तो स्टूडेंट्स को गोली नहीं करने चाहते। तो हमने पुलिस और आर्मी को बोला जे इनके टू स्टॉप बट नॉट टू शूट। तब ये तो
स्टूडेंट्स नहीं, ये तो मॉब हो गया। तो हमारा सरकार इतनी कमजोर नहीं थी, बट हमारी माँ बोले जे नहीं, मैं स्टूडेंट को मारते नहीं चाहती, मैं छोड़ देंगे। सर एक बात और मुझे बताइए, कुछ दिनों पहले श्रीलंका में जिस तरह की तस्वीरें हम लोगों ने सड़कों पर देखी थी, बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स आ गए थे, हल्ला हंगामा हुआ था, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी, तमाम जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी उनको निशाने पर लिया गया था, कुछ वैसी ही तस्वीर बांग्लादेश में नजर आई है ढाका की सड़कों पर। कोई खास पैटर्न आपको इसमें नजर आता है? आपको लगता है कोई इन सब के पीछे है, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है? हाँ, ऑफ कोर्स। आप यदि देखें जे कुछ देश है हमारे इलाका में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं चाहती है, चाहते हैं जो एक वीक गवर्नमेंट सो दे कैन कंट्रोल। यही है सर। इस पूरे में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं तो इंडिया को अगर आप छोड़ दें, भारत को छोड़ दें, तो अभी कमोबेश हर जगह लोकतंत्र के लिहाज से, डेमोक्रेसी के लिहाज से हालात बिल्कुल मुफीद नहीं है, स्थितियां बहुत खराब नजर आ रही हैं। क्या ये एक बड़ी चिंता की बात है हम सभी के लिए? हाँ, ये तो बहुत चिंता की बात है हमारी रीजन के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए। भारत को यहाँ, भारत की सरकार को यहाँ और जोरदार एक्शन लेना चाहिए। उनको ये इंटरनेशनल प्रेशर और ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, एक बार और मैं आपसे आपको अनेक जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। ना, I have one more. I have another interview. Okay. Thanks a lot, sir. Thanks for talking to us. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी की बड़ी खबर आपने सुना, शेख हसीना के ये बेटे हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए इन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, आईएसआई का हाथ हिंसा के पीछे, यह बात कहना था। सीधे तौर पर शेख हसीना के जो बेटे हैं, एबीपी न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की है। सजीब उनका नाम, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ देश बांग्लादेश को कमजोर करना चाहते हैं, वहां की सरकार उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, बांग्लादेश की तरक्की उन्हें पसंद नहीं, इसीलिए इस हिंसा को अंजाम दिया गया। हिंसा के पीछे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और कोई ये अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके के हालात पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश की जो स्थिति है, जो घटनाक्रम है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अखिलेश भाई, जिस तरह से हिंदू मंदिरों पर, हिंदुओं के घरों पर, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सुनियोजित हमले हो रहे, टारगेटेड जो उनके ऊपर एक हमले करके और उनको वहाँ से दबाने की, खदेड़ने की, मिटाने की जो मंसूबे कुछ लोग पाले हुए हैं, और आगे वहाँ पर हिंदू परिवारों की जो माँ बहन बेटियाँ हैं उन पर भी हमलों की आशंका और ज़्यादा बढ़ गई। ये बहुत ही खतरनाक है और किसी भी कीमत पर हमें इसे रोकना होगा, क्योंकि वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो क्या हुआ, हम यहाँ पर 140 करोड़ का ये हिंदुस्तान का देश है जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा हम हिंदुस्तानी हिंदू, हमें एकजुट होकर के ये दिखाना पड़ेगा और राजनीतिक, कूटनीतिक तौर पर, विदेश नीति के तौर पर हमें ऐसे प्रयास करने होंगे कि अब एक भी हमले की कोई पुनरावृत्ति ना हो। और मुझे तो उससे आगे और चिंता है अखिलेश जी, शिरीन जी, कि भारत में भी मैं सोशल साइट पर कुछ ऐसे लोगों के जो बहुत ही बेहुदे ऐसे बयान और इस तरह के वक्तव्य देख रहा हूँ, जो भारत में भी इसी तरह की अराजकता फैले ऐसे मंसूबे पाले कुछ लोग बैठे, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर और न जाने मजहबी उन्माद के नाम पर इस देश में जो कुछ फसाद करना चाहते हैं, उनसे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। और जो कोई भी व्यक्ति इस समय देश की एकता, अखंडता और समृद्धता को तोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की कुचेष्टा करता है, उसको हमें कुचलना। ठीक है, लेकिन स्वामी रामदेव जी, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर प्रदर्शनकारी टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, वहां पर जो मंदिर हैं उन्हें, आपको लगता है, क्योंकि भारत ये कह रहा है कि हमारी स्थिति अभी जो वहां पर मौजूदा परिस्थिति है उस पर हमारी नजर है, दखल देना चाहिए क्या, देर नहीं करनी चाहिए इसमें? देखिए, दखल यदि ये स्थिति और भयावह होती है
और ये टारगेटेड हमले बढ़ते हैं तो भारत को दखल देना ही पड़ेगा। और भारत एक सक्षम देश है, जब वो बांग्लादेश बना सकता है, इतना ताकतवर देश है, बना सकता, हमने बनाया है। जब हम बांग्लादेश बनाया है हमने, तो वहां पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की सुरक्षा करना भी हम जानते हैं। ये भारत के पास ताकत है और भारत के सक्षम प्रधानमंत्री हैं। तो अब आगे से इस तरह की, प्रथम तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि वहां पर जो जमायत इस्लामी से लेकर के तमाम जो कट्टरपंथी जो ग्रुप्स हैं वो या तो बाज आ जाए, नहीं तो फिर उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। और भारत अपने लोगों की कैसे सुरक्षा करनी है, भारतीय नागरिक भी वहां पर हैं, और अपने हिंदू भाइयों की भी कैसे सुरक्षा करनी है, उसमें भारत सक्षम है। इस पर किसी को किसी भी प्रकार से भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। शरीन जी, अखिलेश स्वामी जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, अभी थोड़ी देर पहले शेख हसीना के जो बेटे हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, एबीपी न्यूज़ से खासतौर पर उन्होंने बातचीत की थी। वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने लिया, आईएसआई इन सबके पीछे कह रहे थे। मतलब पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। कोई शक नहीं है, आईएसआई भी इसमें साथ पीछे है, पाकिस्तान भी पीछे है, और बहुत हद तक चाइना भी इसमें पीछे हो सकता है। और जितनी भी बांग्लादेश को अस्थिर करने वाली जो ताकतें और भारत की भी जो विरोधी ताकतें, वो भी वहां पर सक्रिय हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारा एक मित्र देश है और उसके निर्माण से, जन्म से लेकर के आज तक, और पहले तो हम एक ही राष्ट्र थे, उसके साथ भारत के बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहे। तो विदेशी ताकतों का हाथ जो सजीव जी ने बोला है, मैं उससे सहमत हूँ, वह है, और इसके लिए हमें और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। और एक बात अच्छी है अखिलेश जी, कि भारत में कम से कम अब ये बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ है, इसको लेकर के पक्ष और प्रतिपक्ष में कम से कम एकजुटता दिख रही है। ये एकजुटता आगे भी कायम रहनी चाहिए। ये भारत के लिए जरूरी है, ये हिंदू हितों के लिए जरूरी है, और भारत की कूटनीति और विदेश नीति के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये हमारी राजनीतिक एकता जो इस समय दिख रही है, ये अक्षुण्ण रहनी चाहिए अखिलेश। लेकिन स्वामी रामदेव जी, जो देखिए, जो विदेशी ताकतों की भूमिका का जो जिक्र किया जा रहा है, वो चुन चुनकर उन देशों को टारगेट कर रहे हैं जिससे कि जो नजर है वो भारत की अखंडता पर है। ये तो जग जाहिर है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी स्थिति को अब और ज्यादा प्रोएक्टिव होकर देखने की जरूरत है, उस पर सरकार को काम करना चाहिए? देखिए, एक बात जो पूरी दुनिया में अब दिख रही है, और ये एक्सपोज हो चुका है पूरा, जो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हैं उनका एजेंडा, वो इस्लामिक कट्टरपंथी ना तो वो कुरान के लिए हितकारी है, न वो इस्लाम के लिए और न मुसलमान के लिए। वो जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो कुरान को, इस्लाम को, मुसलमान को बदनाम कर रही हैं। पहले वो दुनिया को खत्म करना चाहती हैं और फिर ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन खुद खत्म होने से पहले तो दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी एकजुट होकर के इन कट्टरपंथी ताकतों का विरोध करना चाहिए, और जो भी इस्लाम में बड़े धर्मगुरु हैं या जो इस्लामिक देश हैं, सार्वजनिक तौर पर सबको इन कट्टरपंथी ताकतों का बहिष्कार करना चाहिए। तब जाकर के ये पूरी दुनिया का खतरा टलेगा। नहीं तो पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। अब मुसलमानों में भी जो विवेकशील लोग हैं वो इस बात को मानते हैं। तो राजनीतिक तौर पर और मजहबी तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होकर के इन कट्टरपंथी ताकतों का बहिष्कार करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अशुभ होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, इससे किसी का भला नहीं हो सकता है। हमारे तमाम पड़ोसी देशों का आप देख लीजिए किस तरीके के हालात वहां पर एक एक करके होते चले गए। स्वामी जी, हमारे देश के संदर्भ में अब मेरा सवाल आपसे है, यहां भी यदा कदा कुछ लोग नजर आते हैं जो ऐसी कट्टरपंथी ताकतों की पैरवी कर देते हैं। क्या उनके लिए एक सीख भी है इस घटना से? उन्हें भी सीखना चाहिए कि देखो क्या हो रहा है बांग्लादेश में। ये बहुत बड़ी आपने बात कही अखिलेश भाई। भारत में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, भारत में कुछ ऐसे, मैं उनको बोलता हूँ सोशल टेररिस्ट, रिलीजियस टेररिस्ट, कुछ पॉलिटिकल टेररिस्ट भी, माने सड़कों से लेकर के देश की संसद में भी जाति के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, और कोई भी मजहब खतरे में है, कोई एक वर्ग विशेष खतरे में है, इस तरह का एक नैरेटिव देश में सेट करके देश में एक बगावत या सामाजिक
राजनीतिक धार्मिक उन्माद देश में पैदा करना चाहते हैं, उन सबसे अब हिंदुस्तान को सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग कभी भी देश का हित नहीं कर सकते। हमें पूरे देश को मजहबी तौर पर, जातीय तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर एकजुट रखना ही होगा। और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के विरोध में किसी भी तरह से देश में जो कोई नैरेटिव खड़ा करता है देश के विघटन के लिए, उसको एकजुट होकर के हमें खत्म करना होगा। और 2047 तक भारत विश्व की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महाशक्ति कैसे बने, इसके ऊपर ही फोकस होना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजनीति के केंद्रीय मुद्दे, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की प्रगति होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया के अंदर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, यहूदियों पर कोई हमला करके दिखाए ना। एक यहूदी पर कोई हमला होता है तो इजराइल से लेकर के और यूएस से लेकर के पूरी दुनिया के यहूदी इकट्ठे हो जाते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई अंगुली उठा नहीं सकता। ऐसी हमारी हिंदुओं की एकता भी पूरी दुनिया को दिखनी चाहिए मेरे भाई अखिलेश। पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं और इस बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर ये कि वहां पर पुलिस वाले भी अब हड़ताल पर चले गए हैं। उनका यह कहना है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। बांग्लादेश में पुलिस वालों का कहना कि हम पर हमले हो रहे हैं, हमारे कई लोगों की जान चली गई है। ऐसे में पुलिस एसोसिएशन ने हड़ताल की बात कही है। अपनी सुरक्षा की मांग पुलिस कर रही है। सोचिए भला, पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं, तो मुल्क में क्या हालात है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।